नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों आज हम पिछले वीडियोस में कई सारे वीडियोस डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वालिटी के कई सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मतलब कई सारे वीडियोस जो क्लियर करा चुके हैं। और ये हमारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डीपीएसपी, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि नीति निर्देशक तत्व जो क्या होते हैं, ये राज्य सरकार कैसे लागू होता है, राज्य सरकार इन पे वर्क करती कि नहीं करती है, उसे प्रेशराइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट जो होता है उसमें आपको जो भारत सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स में कि ये आपको अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आपको जो है सरकार के थ्रू कुछ मिले हैं, यानी कि जो कुछ अधिकार हैं वो हैं, लेकिन उसको सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है भाई कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स में जो है वो आपको पता होगा कि वो ज़रूरी होता है, उसको सरकार भी फॉलो करती है और आपके वो अधिकार हैं। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्य सरकार चाहे तो करेगी, चाहे तो ना भी करेगी, कोई इसका मतलब बाध्य योग्य नहीं है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम बताएंगे संविधान में इसे शामिल क्यों किया गया है। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे कि आपका जो 36 से 51 तक, 36 से लगाकर 51 तक जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये देखिए 36 से 51 तक की यहाँ पे। उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर क्या है वो हम आपको बताएंगे। सभी महत्वपूर्ण जितने तथ्य होते हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपसे जो भी डिस्कस होगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, किस भाग में आता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसे संविधान में जो है भाग 4 में, जो अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को कौन से भाग में है या किस भाग में आता है, तो भाग 4 है। भाग 3 पूछे तो फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। भाग 4 में क्या है आपका पता होगा, डीपीएसपी हमने जैसा कि अभी बताया है, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से लेकर 51 तक के बीच में रखा गया। और ये कहाँ से लिया गया है अगर पूछा जाए, जैसे कि फंडामेंटल राइट है जो अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है राज्य के, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मेन इसका उद्देश्य यही होता है। और राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जिससे कि राज्य की जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था, BN राव, अगर पूछा जाएगा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो बेनेगल नरसिंह राव उनका पूरा नाम है, शॉर्ट में BN राव जी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए उन्होंने कहा था, मतलब 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत सरकार के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार होना चाहिए जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। तो उन्होंने ये चीज़ रखी थी। फिर संविधान में सभा में चर्चा हुई कि यह परिणाम निकाला गया कि हमें 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 क्या बांटा गया, भाग 3 में आपने देखा मौलिक अधिकार का वीडियोस हमारा प्रीवियस पढ़ा भी होगा, आप इसे देख सकते हैं। 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद में उसी सेकंड पार्ट में उसको दे दिया, यानी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या कि 36 से 51 तक के हैं। यानी कि आर्टिकल अगर पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व किससे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 35 से 51, 36 से 51, 37 से 52, इस तरीके से। तो आपको क्या 36 से 51 टिक करना है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, जो हमने बताया था अभी अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, जैसे USA बोलते हैं, संविधान से लिया गया। इसका वर्णन जो भाग 3 में किया गया है, इसे लागू कराने के लिए क्या करना होता है, इसे लागू कराने के लिए
न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मतलब ये अगर आपको मौलिक अधिकार, आपको जैसे कि कई सारे अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता का अधिकार है या समानता का अधिकार है, अगर आपको सरकार से नहीं मिल रहा है तो उसे न्यायालय में जाके उसके खिलाफ़ कंप्लेंट सरकार के खिलाफ़ भी कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति आपको, जैसे कि धर्मांतरण इस समय बहुत मेन मुद्दा चल रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है, हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू बना रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसके खिलाफ़ हम न्यायालय में जा सकते हैं। और इसी टाइप से आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि ये जो आयरलैंड, जो हमने बताया नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे, तो और इसका वर्णन किसमें किया गया, भाग 4 में। इसे लागू कराने के लिए, हमने अभी इससे पहले भी बताया था, इसे लागू कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भाई न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं। राज्य सरकार की अगर इच्छा होगी, उसको सुचारू रूप से अपनी व्यवस्थाएं देनी है, पब्लिक तक पहुंचाना है सुविधाएं, तो करेगा। अगर उसका किसी चीज़ में रुचि नहीं है, मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में हुआ या किसी भी क्षेत्र में, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करेगा, ऐसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और इसे लागू कराने के लिए जैसे कि फंडामेंटल राइट है, उससे तो आप लागू करा सकते हैं, न्यायालय में जाएंगे तब आपको आपके वो जिसके खिलाफ़ आप कराएंगे ना, केस करा सकते हैं सरकार के खिलाफ़, या कोई भी व्यक्ति आपको हरास कर रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसके खिलाफ़ जा सकते हैं, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, यह व्यक्ति के आधार के लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए है। ठीक है, और यह राज्य सरकार, अब फंडामेंट ये नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिक को प्राप्त होता है। जब राज्य सरकार कोई कानून लागू करेगी तभी किसी भी नागरिक को प्राप्त किया जा सकता है। और ये वाला फंडामेंटल राइट जो है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है, उससे आपको तुरंत, जैसे कि आपका जन्म होता है उसके बाद से आपको तुरंत मौलिक अधिकार अपने आप संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया मिल जाता है। और ये जो राज्य सरकार करती है समाज की भलाई के लिए, जैसे कि समुचित साधन उपलब्ध कराती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, तो वो समझ लीजिए सरकार की भलाई है, वो समाज के लिए कर रही है। ठीक है, और सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले किया गया है अनुच्छेद 36, तो राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक है, इतना आपको बताएगा। राज्य की परिभाषा इसमें सिर्फ समझाई गई है, जो राज्य के अंतर्गत जितनी चीज़ें आती हैं उसमें आपको बताया गया है। और अनुच्छेद 36 क्या कहता है ये आपको जानना है। कुछ इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, वो आपको लास्ट में हम कई क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस कराएंगे जो पेपर्स में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, यह न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है और ये वाद योग्य नहीं है। मतलब इसके खिलाफ न्यायालय में किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकते। ये नहीं गए सरकार आपको जो अच्छी शिक्षा नहीं दे रही जाके केस कर दिया, ये सब नहीं चलेगा भाई। उसमें आर्टिकल 21 में जैसे कि फंडामेंटल राइट में दिया गया है, उसमें आपको शिक्षा मिलती है, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप केस कर दें। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, यानी राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब राज्य सरकार भाई कुछ ना कुछ करेगी तभी तो आप उसको अगली बार वोट देंगे, अगर वो कुछ करेगी नहीं तो आप उसको हटा देंगे। भाई कई सारी पार्टियां हैं, तो ऐसा है जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय जो हैं बांटे गए हैं, बंटवारा हुआ है। तीन तरीके से आपको जो व्यवस्थित जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है न्याय देगी, यानी कि आर्थिक न्याय, सामाजिक और राजनीतिक। केटी शाह का कथन है, राज्य में नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जा सकता है। उनका ये वचन मतलब कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। तो आप ये देखिए अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित, जैसे कि नीचे दिए गए जितने वाक्य हैं उनको सुरक्षित करने के लिए दिशा में कार्य करेगा। जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, जैसे कि अनाज मिलता है, कोटे चलता है ना, तो अनाज वगैरह ऐसा मिलता है, तो पर्याप्त साधन आपको देगा हर चीज़ क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में ये मतलब कई क्षेत्र हैं जो ज़रूरी होते हैं, उनमें ज़रूर से ज़रूर मतलब राज्य सरकार करेगी आपके लिए। और भौतिक संसाधनों के स्वामित्व नियंत्रण के सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना। ये नहीं कि एक आदमी 10 करोड़ संपत्ति है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं। मतलब ऐसा संसाधन होगा कि जिससे समान रूप से जो है चल सके, सुव्यवस्थित होकर। पुरुषों और महिलाओं को दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ये नहीं कि भाई पुरुष को दे रहे हैं
50,000 रुपये सैलरी और महिला को आधी दे रहे हैं 25,000, तो ये भी नहीं चल पाएगा। तो श्रमिक की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब स्वास्थ्य किसी भी हॉस्पिटल हुआ या राज्य सरकार किसी भी जगह पे बनवा रही है तो भाई सबके लिए होता है, तो स्वास्थ्य में भी ये करेगी, मतलब सहयोग करेगी ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में, जिससे कोई बीमारी होती किसी को तो जल्दी से जल्दी इलाज हो सके उसका, तो ये भी चीज़ है। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है, जैसे कि अनुच्छेद 39 में एक पार्ट है, ए पार्ट है, तो कई सारे पार्ट भी होते हैं, जैसे कि आर्टिकल आप ले लीजिए 19 में भी कई सारे पार्ट हैं हमें दिए गए हैं, 19 में जाते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 39 में पार्ट 1 में है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा हो सकता है ना, निःशुल्क सहायता भी दी जाएगी और न्याय भी दिया जाएगा। ठीक है, समान न्याय, ये नहीं कि गलती किसी और की है और दंड किसी और को मिल रहा है, तो न्याय भी समान होना चाहिए। 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इसको किसके तहत किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन के आधार पे जो है ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी, और शहरी व्यवस्था जो है 74वें संविधान संशोधन के तरफ लाई गई थी नगर पालिका के अंतर्गत। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जाकि आपको दिख भी रहा होगा, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर इसे आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको पॉलिटी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई डिटेल्स हमने आपको समझाने की कोशिश करी है और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो हैं लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। तो कुछ दिशाओं में जैसे कि वृद्धा पेंशन चलती है, विधवा पेंशन चलती है, विकलांगता की पेंशन चलती है। वृद्धा पेंशन जैसे 60 साल के बाद लागू होती है, जिसका हस्बैंड ख़त्म हो जाता है, विधवा पेंशन, तो कई सरकार अपनी योजनाएं देती है, तो ऐसे क्षेत्रों में काम करती है सरकार। आर्टिकल 41 ये कहता है। आर्टिकल 42 क्या है, न्याय संगत और नवोचित दिशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके द्वारा कठिन परिश्रम ना करवाना, प्रसूति सहायता जिसे कहते हैं, और उसमें छूट भी मिलती है कई प्रकार की। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये आगे देखते हैं, आर्टिकल 43 क्या कहता है, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ये नहीं कि आपने नायक मूवी तो देखी होगी, उसमें अनिल कपूर जी रोल किए हैं प्रधानमंत्री, जो एक दिन के लिए बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उसी के आर्टिकल उसको याद करके इससे रिलेट करिए। कहना भी उस मूवी के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए। मान लीजिए इसमें अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो निर्वाह योग्य मजदूरी तो मिले इसको। मान लीजिए काम कर रहा है, वो 500 रुपये उसको दिया जा रहा है, 100 रुपये, तो ये कहीं का नियम तो है नहीं। तो निर्वाह योग्य और कुटीर उद्योग जो होते हैं, जैसे कि मज़दूर लोग, अब जब कुटीर उद्योग जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा इसको, तो मज़दूर लोग काम कैसे करेंगे और कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे। तो इसके लिए कुटीर उद्योग जितने उनको बढ़ावा देकर मजदूरी निर्वाह, मतलब जितना काम करे उसी के अकॉर्डिंग ही उनको मजदूरी दी जाए। आर्टिकल ये कहता है 43। ठीक है, 43 ये क्या है, इसमें 3 पार्ट है। 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य का कदम। ठीक है, ये जो उद्योगों में प्रबंधन है, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। ये नहीं कि जब मन हुआ तो काम पे रख लिया, ऐसा नहीं चल पाएगा भाई। अपने अकॉर्डिंग जो है उनकी भागीदारी एक सुनिश्चित कर दी जाए, उसके क्षेत्र में जो राज्य सरकार कदम उठाएगी। 43 भी क्या कहता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। जितनी समितियां होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे अच्छे से कार्य जो संचालित हो सके। अब आगे बढ़ते हैं, 51 तक हमें पढ़ना है पूरा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे, कई सारे अनुच्छेद भी हैं। ठीक है, अभी 44वां है। 44वां अनुच्छेद क्या कहता है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मतलब समान, सबको समान, एक ही आधार पर नागरिकों को समान सिविल संस्था जो है दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, और ये गोवा में लागू भी है समान सिविल संस्था। यहाँ पे अभी अपने यहाँ नहीं, यूपी में नहीं है फ़िलहाल, लेकिन गोवा में लागू हो चुकी है। ठीक है, 45 क्या कहता है, 45 बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करें। मतलब आर्टिकल 45 ये कहता है कि राज्य सरकार जो है 6 वर्ष तक की
ठीक है। पूरी शिक्षा आंशिक प्रारंभिक जैसे कि बाल्यावस्था होती है उस समय शिक्षा प्रदान करेगी, ये आर्टिकल 45 कहता है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इस संशोधन के अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधित प्रावधान किया गया है। और इसे आर्टिकल 21A में, मैंने बताया था ना 21 बताया था, आर्टिकल 21 में दिया गया है कि शिक्षा को समान दिया जाएगा। मतलब शिक्षा जो है अनिवार्य है 6 से 14। अगर सरकार नहीं कर रही है इसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको लग रहा है कि सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है, तो इसके खिलाफ़ आप जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार है तो आपका मौलिक अधिकार हो गया ना 21 में, तो आप न्यायालय में भी जा सकते हैं इसके लिए। आर्टिकल 46 क्या कहता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। यानी कि आर्टिकल 46 कहता है जो कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े लोग हैं समाज में, मान लीजिए बहुत कमज़ोर तबके से आते हैं, तो उनको जो है क्या दिया जाएगा, शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। आर्टिकल 47 कहता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। आर्टिकल 47 कहता है कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं तो फैमिली का भी जो है नुकसान होता है और साथ में उनके शरीर का नुकसान होता है, तो जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। इसीलिए सरकार जो है क्या काम करेगी, लोगों के जीवन स्तर के सुधार के लिए, ये देखिए जीवन स्तर के सुधार में पोषाहार को बढ़ावा देगी, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाएं जितनी होती हैं यूज़ की जाती हैं जो शरीर पे गलत इफ़ेक्ट करती हैं, उन पे जो है रोक लगेगी। आगे और देखते हैं, कई सारे हैं। अनुच्छेद 48 कहता है राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगी। यानी कि ये नहीं कि ऐसे ही कृषि, अगर कृषि नहीं होगी भाई, अपने यहाँ जो भारत है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे खेती के आधार पर खेती करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पे कृषि के लिए उत्तम चीज़ें जैसे कि उत्तम बीज होना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ट्रैक्टर वगैरह जैसे अब है, तो कई जो हमारे पास सुविधाएं हैं जिनके द्वारा हम काम बहुत जल्दी से निपटा लेते हैं और अच्छी ढंग से खेती कर पाते हैं। तो ये और पशुपालन में को बढ़ावा देगी वैज्ञानिक तरीके से, तो आप समझें मशीनों के थ्रू। और 48A में क्या कहा गया, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, 48 से कई बार पूछा गया है। पर्यावरण का संरक्षण जो है वन्य जीवों की रक्षा क्या है, करेगी राज्य सरकार। तो उसके बाद में अनुच्छेद 49 पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि कोई भी सरकार किसी भी राज्य में बनती है तो ये नहीं कि जैसे ताजमहल है यूपी में बना है, अब उसको नुकसान हो रहा है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, तो ये भी गलत है। न्यायालय तो नहीं जा सकते हैं लेकिन अपील तो कर ही सकते हैं ना भाई, इसका जो है स्मारक को सही किया जाए, कराया जाए, यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छे से जो सरकार डेवलप करती है स्मारकों को, आर्टिकल 49 कहता है आपका। और अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका अलग है भाई, न्यायपालिका अलग है, तो उसको अलग करना सरकार की जिम्मेदारी है। 51 में क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि हेतु राज्य का प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय वैसे राज्य का ज़्यादा मतलब नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से, वो केंद्र सेंट्रल ही मैनेज करता है फिलहाल, लेकिन आर्टिकल में दिया गया तो राज्य की तरफ से जो संभावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शांति बनी रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब हम कई सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण कहाँ से किए गए, मतलब कहाँ से उठाया गया, कहाँ से, किस संविधान से लिया गया। तो पता होगा भाई आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन, CDS 2004 में पूछा गया था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख किया गया है। अभी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 38, 36 से 51 और 34 से 52। तो जिसने पढ़ा है भाई तुरंत टिक कर देगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51 तक में है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का पीछे का उद्देश्य क्या है। अब आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और गांधी के आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना।
ठीक है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, अगर कोई डाउट लग रहा हो तो क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये वाद्य योग्य, यहाँ भी लिखा गया सिद्धांत है, वाद्य योग्य है, वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, मतलब वाद्य योग्य नहीं है। भाई फंडामेंटल राइट जो है वाद्य योग्य है, और ये जो आपका है ये नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कई सारे क्वेश्चन हैं। निम्न में से नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अनुसार बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित है। तो ये आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दिए गए हैं एच कुंजरू, एच के अय्यर, एच टी वी कामत, के टी शाह। तो के टी शाह इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, के टी शाह ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसमें कई सारे और क्वेश्चन हैं, जैसे कि सबसे क्वेश्चन आ जाता है IAS 2002 में पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में से अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। भाई अभी मैंने बताया था कितने में है, यानी कि 36 से 51 तक की है। तो लास्ट वाला जो सबसे होगा वो अंतर्राष्ट्रीय वाला होगा, यानी कि 51। ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बाकी रह गए तो करा देते हैं। हाँ, और सारे क्वेश्चन कुछ हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक संबंधों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, समान कार्य और समान वेतन, सूचना का अधिकार। ठीक है, और ये सूचना का अधिकार और काम का अधिकार, मद्य निषेध, इनमें से कौन राज्य इनमें नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व में क्या सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों। हमारे जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कर सकें। हमें तो बताना है, बता ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब भारतीय नागरिकों के लिए अगर पूछा जाए, एक समान ये सिविल संहिता की बात करी गई है। सिविल संहिता, ये ऑप्शन नंबर जो बी आपका जो है करेक्ट है सर, यानी कि आर्टिकल जो 44 हमने बताया भी है, 44 में कही गई है सिविल संहिता जो समान होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था गोवा में सिविल संहिता समान है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर अगले की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भारतीय संविधान में कौन सा समाजवादी, यानी कि अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 अभी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मैंने बताया ना, उसके बारे में बात चलिए, तो ऑप्शन यही सही होगा, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही हम कराएंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड वीडियो पे कमेंट करिए। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको ज़रूर कमेंट करिएगा, क्या सही है आंसर। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर कराया हमने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।